नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है आजकल जैसे देश में सरकार गिराने का जुआ खेला जा रहा हो, जैसे दिल्ली दरबार में कोई ग्रेट गैम्बलर बैठा हो और ताश के पत्तों की तरह एक एक कर देश में सरकारें गिराता जा रहा हो। अब मुझे नहीं मालूम कि जो सरकार गिराने का जो दांव है, जो जुआ है, इस पे खर्चा कितना आता है, कितनी रकम लगती है, कितना पैसा बहाया जाता है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, हिसाब किताब जानते हैं, बही खाते जानते हैं, उन्होंने, जी हाँ, केजरीवाल ने आज सरकार गिराने का रेट खोला है, दिल्ली का रेट। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। अब केजरीवाल की बात पर यकीन करें तो दिल्ली की सरकार गिराने की जो ये साजिश है, ये जो जुआ है, जो गैम्बल है, इसका जो खर्चा है तकरीबन 800 करोड़ रुपया, ये केजरीवाल कह रहे हैं। अब अगर दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में, जहां सिर्फ 70 सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं, अगर वहां 800 करोड़ या 1000 करोड़ बहाया जा सकता है सरकार गिराने में, तो जरा कल्पना करिए, जरा इमेजिनेशन करिए कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां सरकार गिराई गई उद्धव ठाकरे की, जी हां, बहुमत वाली सरकार जहां गिरा दी गई, वहां कितना पैसा बहाया गया होगा, कितना पैसा। और अगर पिछले 1.5-2 साल में अगर हम देश का नक्शा देखें, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया देखें, तो हम देखेंगे कि ये जो ताश के पत्तों की तरह सरकार गिराने का खेल है, ये तो चलता ही जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक भी एक फाइनेंशियली बहुत ही एक रॉबस्ट स्टेट है, और वहाँ पर जब कुमारस्वामी की सरकार गिराई गई तो ऐसा कहा जाता है कि पैसा पानी की तरह बहाया गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी और वहाँ भी खेला पैसे के दम पर हुआ, ईडी सीबीआई के दम पर हुआ। और उसके बाद महाराष्ट्र का तो आपने जीता जागता उदाहरण देखा, और बिहार में नीतीश कुमार इसीलिए बच गए क्योंकि समय से पहले वो भाप गए थे कि आरसीपी सिंह, जो उनके सहयोगी थे, मोदी की गोद में बैठे थे, वहाँ कौन सा खेला करने जा रहे हैं। और आज आपने झारखंड में देखा कि ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लोटस वहाँ भी चल रहा है। हालांकि सरकार, आप कह सकते हैं, तलवार के धार पर है हेमंत सोरेन की, और दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ने भांडा फोड़ ही दिया है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये नक्शा देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ग्रेट गैम्बलर है वो वाकई हरकत में है। अब दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस मुल्क में चुनी हुई सरकारों को पिछले 1.5-2 वर्षों में बार बार गिराया गया, और जाहिर तौर पर ईमान और उसूल दोनों को ताक पर रखकर गिराया गया। और वो मोदी जी जो 2014 में ईमान की, उसूल की, प्रिंसिपल्स की बात करते थे, कहीं ना कहीं उनकी छवि पर डेंट लगा है, चोट लगा है। अब ये कितनी चोट लगी है, ये घाव कितना गहरा होगा 2024 में, मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े, बड़े बेखौफ पत्रकार, इनसे बेहतर कोई असेसमेंट नहीं कर सकता कि मोदी की छवि कितनी गिरी है और 2024 में कितना असर होगा चुनाव में। कि जो वो कह रहे थे कि मैं खाऊंगा नहीं ना खाने दूंगा, ये उनका 2014 का टैगलाइन था। अब वो टैगलाइन साथ में एक और जुड़ गया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा। तो अब लोग ये देख रहे हैं कि सिलेक्टेड लोगों को ही खिलाया जा रहा है, मतलब वो करे तो सदाचार, हम करे तो व्यभिचार। दूसरी बात, जिन लोगों को आप भ्रष्ट कहते हो, सत्ता बदलने के बाद आप उन्हीं के साथ बैठ के काम करते हो। 2024 में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 2014 के सिनेरियो और आज के सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क। अब अशोक वानखेड़े आज मोदी पर, खासकर मोदी की इमेज पर कितना डेंट लगा है,
24 में कितना नुकसान होगा, कुछ खुलासे करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो अमूमन आज के समय में हम टीवी पे या अखबारों में देखते नहीं। उनको सुनिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों कई दिन से सुबुगाहट तो थी सत्ता के गलियारे में, दिल्ली दरबार में, कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और इसकी पहली भनक तब पड़ी जब ये दो शख्स हटाए गए। आप तस्वीर देखिए, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। पहली तस्वीर राकेश अस्थाना की, गुजरात काडर के IPS ऑफिसर हैं, लालू पे मुकदमे इन्होंने खोले थे और तमगा इनको पहनाया मोदी ने जब इनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया। राकेश अस्थाना बड़े खास मोदी जी के पुलिस ऑफिसर, लेकिन मोदी जी ने अचानक एक्सटेंशन देने की जगह राकेश अस्थाना को एक दोपहर गद्दी से उतार दिया। और उसके चंद दिनों बाद एक और बड़ा झटका लगा जब अनिल बैजल IAS अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, इनको भी गद्दी से उतार दिया मोदी ने। अब अनिल बैजल इसलिए जरूरी हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनिल बैजल IAS अधिकारी हैं, लोकप्रिय नहीं है, लोग कम जानते हैं, लो प्रोफाइल है, लेकिन मोदी के बड़े क्लोज थे। और हकीकत यह कि मोदी को सत्ता में लाने वाले जो 3 अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, अनिल बैजल, नृपेंद्र मिश्रा और अजीत डोभाल, 2 IAS अधिकारी, 1 IPS अधिकारी, ये तीनों मित्र थे, बड़े गहरे दोस्त थे। और ये एक साथ आप कह सकते हैं राष्ट्रीय फलक पर आए, मोदी के साथ आए, मंच पर साथ आए। मोदी को सिंहासन पर बैठाने में इन तीनों अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। नृपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के रहे, बरसों तक रहे। और अजीत डोभाल आप जानते हैं आंख और कान हैं, मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हो सकता है इनकी और तरक्की हो। अनिल बैजल को हटाना एक छोटी घटना नहीं थी, सुबुगाहट थी। और उसके बाद मोदी लाए इन साहब को, सक्सेना साहब को। सक्सेना साहब यानी नई LG, और ये वो LG हैं जिन्होंने आते ही खेला शुरू कर दिया, क्योंकि सक्सेना ऐसा लगता है बैजल से भी कहीं ज़्यादा मोदी के बड़े राजदार हैं। और फिर खेला शुरू हो गया जो आपने देखा। अब सवाल ये उठता है कि टारगेट पर, निशाने पर मनीष सिसोदिया ही क्यों, उन्हीं पर ही टारगेट क्यों किया गया? और मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं आपको सहजता से समझाऊं, आप ये ग्राफिक्स देखिए। ये ग्राफिक्स आपको और आसानी से स्थितियों को समझाएगा कि मनीष ही क्यों। तो ये है संख्या विधानसभा में आम आदमी पार्टी की 62, 70 में से 62, प्रचंड बहुमत। और बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक। यानी अगर सरकार गिरानी है तो कम से कम जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए स्प्लिट करने के लिए, वो 40-41 है, 41। अब इतने संख्या में विधायक कौन ला सकता है? जैसे एकनाथ शिंदे नेता सदन थे शिवसेना के, वही तोड़ के लाए इतने सारे विधायक। तो दिल्ली में कौन ला सकता था? डिप्टी CM ही ला सकते थे, क्योंकि सारे विधायक डिप्टी CM के टच में हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ही सरकार चलाते हैं, और इसलिए ये खेला शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया प्लस 39, कुल मिला के 40 या 41 आप कह लीजिए, या मनीष सिसोदिया प्लस 40। और शुरुआत में 4 को ऑफर किया गया, फिर 12 को ऑफर किया गया, 4 ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब मैं इस डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि किस आदमी ने किसको क्या ऑफर किया, किस पार्टी ने इनको अप्रोच किया, कौन था वो ग्रेट गैम्बलर जो दिल्ली में सरकार गिरा रहा था आपकी, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं, और कुल मिला के 12 लोगों को अप्रोच किया गया था, और हम सही समय पर सारा का सारा खेल खोल देंगे। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे, और ऐसे ऐसे सबूत सामने रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अब एक चीज़ तो दोस्तों समझ में आ रही है कि मनीष सिसोदिया पर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्हीं के पास वो कुव्वत थी
40 विधायकों को लाने की और ला के तश्तरी पर ग्रेट गैम्बलर को सौंप देने की, यानी सरकार वही तोड़ सकते थे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी था। बहरहाल गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर यहाँ दांव खा गया दिल्ली दरबार का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर निकले, भाप गए सारी चाल, उनसे कहीं ज़्यादा चालाक थे, होशियार थे और यहाँ पर बाजी पलट दी। अंग्रेजी में कहते हैं बूमरैंग। लेकिन अगर आप देश का नक्शा देखें तो कई सरकारें अभी भी टारगेट पर हैं ग्रेट गैम्बलर की, और ये ऑपरेशन जारी है। और इससे कितना नुकसान होगा उस छवि को, जहां मोदी ने कहा था कि ईमान और उसूल से कभी वो कंप्रोमाइज नहीं करते। मुझे लगता है कि हमें अशोक वानखेड़े को सुनना चाहिए। चीजें जुड़ गए हैं। वानखेड़े साहब, ये जो ऑपरेशन लोटस, आज मैं देख रहा था कि झारखंड में भी बड़ी तेजी है और झारखंड में ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी की रेड के बाद, राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद अब घेरेबंदी हो गई है वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। और कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार भी इसी ऑपरेशन लोटस के डर से, जब आरसीपी सिंह ने लोटस ऑपरेशन शुरू किया था, इसी डर से उन्होंने एक नई सरकार बना ली। और महाराष्ट्र में तो हमने देखा ही है कि किस तरह से सरकार गिरी है वहां पर, और एलानिया गिरी है और मोटी मोटी रकम दी गई। उससे पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मैं ये जानना आपसे चाह रहा था कि ये ऑपरेशन लोटस को हम कैसे देखते हैं कि क्या चुनी हुई सरकारें डंके की चोट पर, ईडी और सीबीआई के दम पर ये गिराना, इसको आप क्या कहेंगे कि जनता के मैंडेट को सीधे सीधे हड़पा जा रहा है? देखिए दीपक भाई, भारतीय जनता पार्टी का खासकर कैरेक्टर 2014 के बाद बहुत बदल चुका है। वो चुनाव जीत के सरकार बनाती है और जहां चुनाव हारती है फिर वहां सरकार बना लेती है, क्योंकि उनको सरकार बनाना, यही सत्ता में आना, यही ध्येय है उनका और यही मोटो है। बाकी विकास और देश की प्रगति और विश्वगुरु ये सब ढकोसले है, ये सब दिखाने के दांत है। खाने के दांत ओरिजिनल ये है कि एन केन प्रकरण सत्ता में आना है। मैं इसके पहले कांग्रेस की सरकार को भी क्लीन चिट नहीं देता। कांग्रेस ने भी बीजेपी की, या तब जो संविधान सरकार बनी थी, अलग अलग विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी, सरकारें बर्खास्त करती थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को मैं फिर भी थोड़ा सा एक लिवरेज देता हूं कि वो सरकार बर्खास्त करके चुनाव के लिए तो जाती थी, फिर जनता के दरबार में तो जाती थी कि पूरी सरकार बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद फिर जनता के बीच में गए और फिर सरकार चुन के आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन यहां तो यह है कि जनता के दरबार में जाना ही नहीं है, सीधा जो माल बन के आया है उसी के ऊपर अपना लेबल लगा देना है। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है ये। आप उधर से सारा डिटेल टेक्नोलॉजी आपकी सब कुछ आप ले आओ, मैं एक स्क्रू ड्राइवर से यहाँ सब माल असेंबल करता हूँ और अपना ठप्पा लगा के बेचता हूँ। ऐसा कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं इन 35 सालों में जहां पर आपकी आमद ना हुई हो, जहां पर आपका एक्सेस ना हो। क्या इन 35 सालों में आपने इस तरह सरकारें गिरती देखी हैं? हर 3 महीने में, हर 1 महीने में? अब तो इंटरवल छोटा होता जा रहा है। नीतीश जैसे आदमी को भागना पड़ा, और केजरीवाल, भले ही आप जो भी कहें विवाद हो, वो भी जो है कहीं ना कहीं परेशान तो आम आदमी पार्टी भी है, और हो भी सकता है। अगर पैसा है, मोटा भाई ने खोल दी थैली, तो कुछ भी हो सकता है। अब झारखंड में आप देख लीजिए, झारखंड में जो हो रहा है हेमंत सोरेन के साथ, एक तरफ आप आदिवासी को कहते हो कि साहब हम एम्पावर कर रहे हैं राष्ट्रपति बना के, और दूसरी तरफ एक आदिवासी के पीछे आप पड़े उसकी सरकार गिरा रहे हो। ये जो बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक महीने के अंदर जो सरकारें जा रही हैं। झारखंड में क्या है, सबसे पहले आपने प्रयास किया वहां से कुछ लोग बिक सकते हैं क्या, फिर आपने ईडी का नोटिस और ये रेड वगैरह करके, एंड वो उसकी उनके माइनिंग वाली सेक्रेटरी भी अंदर पड़ी गई, पैसे भी मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उनको कमजोर दुआ दिखा, जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो कांग्रेस में दिखा। फिर उन्होंने 3 कांग्रेस के एमएलए को पैसा दिया। लेकिन अब क्या हो गया, सारे क्षेत्रीय दल भी बहुत कॉशियस हो गए। जैसे आपने नीतीश जी का नाम लिया, जब नीतीश को लगा कि एक ऑपरेशन कमल यहां होगा और मेरी पार्टी समाप्त होकर ये अपना ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उन्होंने पहले ही दांव खेल दिया। तो जब जो पैसा मिला उन विधायकों के पास, आरोप तो ये लग रहा है कि हेमंत जो अपने आसाम किससे पैसा आया है,
तो वो पैसा कहां पकड़ा गया? बंगाल में पकड़ा गया। बंगाल में किसकी सरकार है? ममता दीदी की सरकार है। इसका मतलब ये टिप ऑफ था ममता के पास कि कांग्रेस के कुछ विधायक बिक रहे हैं, जिसके वजह से एक समीकरण झारखंड का बिगड़ सकता है। तो उन्होंने वो पैसे के साथ विधायक वहीं पकड़े। अब आश्चर्य की बात है, देखिए, इतने पैसे के पास विधायक पकड़ने के बाद भी ईडी वहां नहीं पहुंची। जी। 3 विधायकों पे ईडी नहीं लगी क्योंकि वो बीजेपी में जिनके पास जाने से वाले थे। काला धन मिला है। जिनके पास से काला धन मिला। 50,000 रुपए पे ईडी लगती है। 50-50 लाख रुपए मिले गाड़ियों में से, लेकिन अभी ईडी नहीं पहुंची वहां पे। ये सही बात है कि अभी तक आम आदमी पार्टी कोई साक्ष्य नहीं दे पाई है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ मनी है, जिस तरह से किसी चैनल को टेक ओवर कर लिया जाता है, कोई सरकार गिरा दी जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में गिरा दी जाती है, या फिर बिहार में कोशिश होती है, तो अगर बीजेपी हाईकमान चाह जाए, अगर बीजेपी के चाणक्य चाह जाए, तो क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या दिल्ली की सरकार गिराई जा सकती है? क्या विधायक बिक सकते हैं? अभी अभी क्या है, अभी विधायक बिकने में डरेंगे। सबसे पहले क्या है, जो ऑफलेट जो सरकारी गिरी है वो कहीं ना कहीं किसी स्कैम में इन्वॉल्व थे, किसी ना किसी के नीचे रेले थे, किसी ना किसी को मालूम था कि नंबर 2 का बहुत काम किया और बहुत पैसा कमाया। अभी जिस दिन आम आदमी पार्टी के एमएलए पे रेड होना शुरू हो जाएगी, अभी तो सिर्फ डिप्टी सीएम ही अटके है ना लेकर पॉलिसी। जिस दिन आम आदमी पार्टी के 10-15 एमएलए अटक जाएंगे, भाई सत्येंद्र जैन अटक जेल में है, लेकिन वो सरकारी स्कैंडल में नहीं, वो अपने बिजनेस उनका के अपना बिजनेसमैन थे के मामले में अंदर है। तो जिस दिन सरकार ऐसे एमएलए को प्रकोप होना शुरू हो जाएगा, उस दिन वो ये करेंगे। लेकिन मुझे फिर लगता है कि ये जो 800 करोड़ रुपए बोलते हैं, तो 800 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं। ये हमारे और आपके लिए आंखें खुलने वाला अमाउंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अमाउंट कोई मायना नहीं रखता। एक चीज भाऊ आपसे और एक चाह रहा था परसेप्शन, कि एकनाथ शिंदे को वही ताकत थी जो ताकत मनीष सिसोदिया की। एकनाथ शिंदे भी एक छत्र वहां सरकार चला रहे थे और मनीष सिसोदिया भी एक छत्र सरकार चला रहे थे। केजरीवाल का काम था कि वो हिमाचल प्रदेश जाएं, वो पंजाब जाएं, वो गुजरात जाएं, गोवा जाएं, वो पूरा हिंदुस्तान देखें और वहां पर अपना इलेक्शन कैंपेन्स करें, और मनीष सिसोदिया यहाँ काम देखते थे। और यही कुछ कमोबेश महाराष्ट्र में नेता सदन यानी एकनाथ शिंदे कर रहे थे। तो क्या एकनाथ शिंदे का फार्मूला यहाँ पर दिल्ली में चला नहीं, या मनीष सिसोदिया जो है एक तरह से उनका जो कद है या उनकी जो पर्सनालिटी है एकनाथ शिंदे से थोड़ा अलग है, या वो झुके नहीं? क्योंकि भाई देखिए, तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश तो रही होगी, और ये बात हम साल भर से सुन रहे थे। बिल्कुल, मैं इसमें मानता, लेकिन क्या है, एकनाथ शिंदे बहुत एम्बिशियस थे। एकनाथ शिंदे पर्सनली भी अपने मित्रों के बीच में कहते थे कि बस एक बार मुख्यमंत्री बनना है आपको महाराष्ट्र का, भले 8 घंटे के लिए बने, नाम के आगे मुख्यमंत्री लगवाना है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री का मटेरियल तो है नहीं, उनको महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति करनी नहीं थी। नंबर 2 पोजीशन पे वो पहुंच गए थे, और नंबर 1 होते, यदि ठाकरे परिवार राजनीति में यदि किसी पद पे नहीं आता, बाल ठाकरे जैसा, तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते, मतलब इतनी ताकत तो थी उनके पास। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जो अटके हैं वो पर्सनल में नहीं अटके। मनीष सिसोदिया एक एक्साइज पॉलिसी है गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी, वो एक्साइज मंत्री है, तो सीबीआई की रेड हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो पीए थे सचिन जोशी, उसको नोटिस पैसे के लेन देन पे मिला था, तो उसको नोटिस मिलना तो इनके पेट में तो बहुत बोला गया कि अरे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की संपत्ति ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा। उसके बाद 1 साल पहले एकनाथ शिंदे की ठाणे के प्रताप सरनाइक को ईडी ने उठाया, करीब 60 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। प्रताप सरनाइक रोज लेटर लिखता था कि हमें तो बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी चाहिए, नेचुरल अलायंस हमारे वही है, क्योंकि उसको मालूम था कि बीजेपी के लिए जयकार करूंगा तो कोई तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो 2-4 उदाहरण जब आपके सामने हो, जब मुझे ये पता पड़ जाएगा कि दीपक बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, दीपक को भी उठाया और अब मेरा भी नंबर है, मेरे भी काले कारनामे हैं, दीपक अंदर जेल में है, तो मैं पहले सरेंडर हो जाता हूं, क्योंकि जेल में मुझे भी नहीं जाना है और मुख्यमंत्री पद रहा है। तो यहाँ मनीष सिसोदिया का पर्सनल कुछ नहीं है इसमें,
मनीष सिसोदिया एक्साइज मंत्री थे जब एक कांड हुआ। मनीष सिसोदिया पे यह आरोप नहीं है कि उन्होंने अपने किसी नजदीक या भाई को ठेका दिया, या कोई ऐसे कंपनी में जिसके कंपनी में उनकी पत्नी डायरेक्टर हो और उसको ठेका दिया। ऐसा मनीष सिसोदिया ये ओवरऑल पॉलिसी मैटर को लेके सीबीआई के छापे डले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। यदि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा तो मनीष सिसोदिया क्यों पैसा खाएगा? मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो कह रही है कि अभी भी कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के सामने, नहीं और जैसे 2000 नहीं, जो नहीं। कह रहे हैं बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अभी भी कोई विकल्प नहीं है और नीतीश कुमार तो ये एक राज्य तक सीमित हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम थम्पिंग मेजोरिटी से तीसरी बार वापस आ रहे हैं। तो क्या ये चुनाव 2024 के मुश्किल होने जा रहे हैं या चैलेंज है? दीपक बाबू, बिहार, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यदि यहां बीजेपी सुपड़ा साफ हो गई तो बना लीजिए सरकार आप। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुराना परफॉर्मेंस रिपीट यदि नहीं हुआ तो बन जाएगी सरकार। आप काऊ बेल्ट में ही तो हो ना। आपको इतना डर है, यदि इतना ब्रांड स्ट्रांग है तो फिर गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदलने की जरूरत नहीं थी। यदि ये ब्रांड इतना स्ट्रांग है, जो ब्रांड स्ट्रांग होता है वो दूसरे से डरता नहीं। जिसकी सोने की दुकान बहुत चलती है मार्केट में, यदि उसके यहां से कोई नौकरी छोड़ के अपनी दुकान चालू करता है तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिसको अपने ब्रांड पे विश्वास होता है वो उस दुकान का उद्घाटन करने पहुंचता है कि मेरे यहाँ कारागिर था, अपनी दुकान शुरू की, मुझे खुशी हुई, क्योंकि उसे मालूम है उसका शेयर लेने वाला नहीं है, कर करके कितना करेगा। लेकिन जिस हिसाब से गडकरी को वो बोर्ड से, पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप किया, शिवराज जी को बोर्ड से ड्रॉप किया, ये इंडिकेशन है कि ये ब्रांड डरने लगा है। तो भाऊ आखिरी सवाल पूछ लेता हूं और मैं बहुत छोटा सा जवाब चाहता हूं कि अगर मोदी जी को डर है, मोदी जी डर रहे हैं, ब्रांड डर रहा है, तो मोदी जी के इस डर के आगे फिर जीत किसकी है? मोदी जी के डर के आगे जीत लोकतंत्र की होगी, संविधान की होगी। चेहरा कौन लोकतंत्र होगा? और संविधान, चेहरा कोई भी हो सकता है। नीतीश? चेहरा देवगौड़ा हो, चेहरा कोई भी हो सकता है, नीतीश भी हो सकता है, गडकरी भी हो सकते हैं, राजनाथ भी हो सकते हैं, शिवराज भी हो सकते हैं। चेहरा होने में क्या है, संजय जोशी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब जिनके मैं नाम ले रहा हूं इनके वजूद है। अब दोस्तों, अशोक वानखेड़े ने ऑपरेशन लोटस को लेकर, मोदी की इमेज को लेकर काफ़ी भीतर तक जाकर आपको तमाम जानकारियां दी, लेकिन एक सवाल रह गया। सवाल ये है कि आप यूं ना मानिए कि दिल्ली में सब कुछ ठीक हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ग्रेट गैम्बलर की चाल को बेनकाब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बच गई है। सरकार पर अभी भी खतरा है, क्योंकि ये जो गुजरात लॉबी है ये आखिरी दम तक लड़ती है और हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करती है। इस डेवलपिंग सिचुएशन पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खतरा मुझे झारखंड में दिख रहा है। और झारखंड में जिस तरह से घेराबंदी हुई है एक आदिवासी मुख्यमंत्री की, वो मोदी जी जो आदिवासी के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब वो मुर्मू को राष्ट्रपति बनाते हैं, और जब तक उन्हें हेमंत सोरेन का वोट चाहिए था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब हेमंत सोरेन कांग्रेस को छोड़कर, साथियों को छोड़कर उनके साथ नहीं आए, तो आपने देखा कि वहाँ क्या खेल शुरू हो गया। तो झारखंड पे भी नज़र रहेगी। छोटा स्टेट है लेकिन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 14 सीटें लोकसभा की वहाँ पर हैं, और 14 और 40 54 सीटें बन जाती हैं अगर बिहार झारखंड आप मिला दें, जो नीतीश जी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। झारखंड पे भी नज़र रहेगी, दिल्ली पे भी नज़र रहेगी, अपडेट भी करता रहूँगा। बस मेरी गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, क्योंकि आज के दौर में जहाँ NDTV जैसा आखिरी किला भी ढह रहा है और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया गोद में बैठ गई हो, वहाँ इस तरह के जो चैनल्स हैं लोगों को देखने चाहिए, क्योंकि मैंडेट आपको तय करना है, जनादेश आप देंगे, आपको ही तय करना है कि 2024 के फाइनल में क्या नतीजा हो। आप ही बैट्समैन हैं, आप ही बॉलर हैं, इसलिए
सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। विकेट कितना टर्न ले रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज बस इतना ही। आखिर में सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स का मैं आपका हमेशा इंतज़ार करता हूँ, वो ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए, क्या सजेशन है आपके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।